नहीं, नज़ालिया ने दिया है, बरका की बर्थडे पर पहनने के लिए। एमा ने बरका को देखते हुए जवाब दिया। वह हुंसल के बिना उदास हो रही थी। ओह अच्छा, बस एक बात का ख्याल रखना, मेकअप कम करना। तुम मेकअप में अच्छी नहीं लगती हो। मीराम ने ना चाहते हुए भी असल वजह बताने से गुरेज ही किया। मुझे मेकअप करना भी नहीं आता है, बस ये बता दो इनका क्या करना है। वो नाक चढ़ाकर कहती, परेशानी से झुमकियों को देखती पूछती मीराम को हैरान करके, क्या तुमने कभी ज्वेलरी नहीं पहनी? मीराम ने झुमकियां हाथों में लेते हुए पूछा तो एमा ने नफ़ी में सर हिला दिया। रिंग के अलावा कभी कुछ नहीं पहना था। ओह, ओके। उसको कानों में पहनते हैं और इसके लिए कानों में छोटे छोटे सुराख होने ज़रूरी हैं जिसमें ये जा सकें, और तुम्हारे कानों में तो नहीं है, तो तुम नहीं पहनना। मीराम ने उनके कानों को देखकर शुक्र किया कि वो पहन ही नहीं सकती थी। ड्रेस और झुमकियाँ पहनकर मीराम सोच सकता था वो किस हद तक प्यारी लग सकती थी। अच्छा था वो झुमकियाँ पहनने से अवॉइड ही करती। अच्छा, फिर मुझे अपने कानों में पहनने के लिए होल्स करवाने पड़ेंगे? ओके, मैं वही करवा लूँगी। क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? उसकी नई फरमाइश पर मीराम सर हाथों में गिरा गया। वो पुरसकून हुआ था, वो ये पहन ही नहीं सकती, लेकिन वो ये पहनना चाहती थी। अगर मीराम मना करता तो वो नज़ालिया के साथ जाकर करवा आती। मीराम के अलावा उसके पास अब और भी ऑप्शन मौजूद थे। उससे अच्छा था मीराम उसे अपने अपार्टमेंट में ही रख लेता। सब छोड़ो, ये बताओ किसने तुम्हें क्या कहा है? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊँगा तो खुद से नज़रें नहीं मिला सकूँगा। बताओ किसकी बात कर रही थी? मीराम ने यकीन दिलाती नज़रों से उसे देखकर दोबारा पूछा, और उसकी नई ख्वाहिश को गोल कर गया। फ़िलहाल वो नहीं चाहता था एमा उससे ज़्यादा प्यारी लगे। वो तो बस ऐसे ही कह दिया था, अगर कभी कोई मसला हुआ तो तुम्हें ही बताऊँगी। यहाँ सब अच्छे हैं और ख्याल भी रखते हैं, लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा तुम पर यकीन है। वो नॉर्मल अंदाज से कहती मीराम को बेसुकून कर रही थी। वो सच ही तो कह रही थी। जितना यकीन उसे मीराम पर था उतना तो उस दुनिया में वो किसी पर नहीं था। लेकिन मीराम की सांसें ही अटक गई थी। वो उस पर यकीन करती थी, अंधा एतमाद करती थी, और मीराम को यही खौफ था वो कभी किसी का एतमाद ना तोड़े। क्या वो एतमाद एमा का था जिसे मीराम तोड़ने वाला था? मीराम का दिल किया अपने बाल नोच ले। अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए राया। हम इंसान हैं और गलतियां हम ही से होती हैं। वो कुछ बुझे हुए लहजे में उसे देखते हुए कह रहा था, जो सामने सिंगल सोफे पर एक पाँव नीचे किए और दूसरे पाँव को मोड़े हुए बैठी थी। गर्दन को मुसलसल झुलाती मुतमिन सी दिखाई दे रही थी। मीराम जानता था वह उसके लिए कुछ फील नहीं करती, और ना ही उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से मीराम उसे खुद से दूर रखता। लेकिन जब मीराम उसके साथ होता था एक अलग सी ख्वाहिश का शिकार रहता था। दिलो दिमाग उसके साए में रहने की ख्वाहिश करते थे। वो बार बार जहन को बटाता था, लेकिन डरता भी था कहीं एमा उसकी आंखें न पढ़ ले। लेकिन शायद एमा के पास ये टैलेंट नहीं था कि वो उसकी आंखों में झांक सकती, या शायद वो इस किस्म के एहसास से रोशनास ही नहीं थी। उसके लिए सब आम थे। मीराम को सिर्फ इसलिए अहमत देती थी कि वो उसे सपोर्ट करता था, ख्याल रखता था। बस मीराम उसकी ज़रूरत था, कोई एहसास नहीं। मीराम ने सोचते हुए लब भींच लिए। उसे लगा शायद एमा अपने फियांसी को अहमियत देती है, लेकिन वो फियांसी की भी माला नहीं जपती थी। मीराम खुद से और एमा से बहुत परेशान था। होती होंगी गलतियाँ, लेकिन मुझसे भी तो हो सकती हैं। मैं तो, एमा कहते कहते रुकी कि वो इंसान नहीं है। हाँ, तुम तो इंसान नहीं हो, खुलाई मखलूक हो जो गलती से हमारे सियारे पर आ गई हो। मीराम ने हंसते हुए उसकी बात बिल्कुल सही उचक तो ली, लेकिन वह सब मजाकन ही कह गया था। एमा ने सर हाँ में हिलाया, फिर नफ़ी में हिलाने लगी। तुम्हें पता है मीराम, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। एमा ने उसे मुसलसल हंसते हुए देखकर कहा तो मीराम के फैले हुए लब सिमटे। तुमने कहा है तो अच्छी ही होगी। क्या तुम्हें मेरा डिम्पल पसंद है? मीराम जब भी हंसता था वो महसूस कर सकता था उसकी नज़रें मीराम के डिम्पल पर ही होती थी। हाँ, हमारे वहाँ ना किसी के पास ये नहीं होता। मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ ऐसा कुछ भी फेस पर होता है। वो अफसुर्दगी से बता रही थी। मीराम का डिम्पल देखने के बाद उसकी ख्वाहिश थी उसके पास भी ऐसा डिम्पल होता। अच्छा, तो तुम्हारे प्लेनेट पर किसी के पास मीराम शराजी जैसा हुस्न और खूबसूरती नहीं है? मीराम उसकी बातों को मज़े से मजाक में उड़ाते हुए जिस लहजे में कह रहा था उसे एमा समझ नहीं पा रही थी। नॉर्मल बात समझकर जवाब दे रही थी। खूबसूरती का कब कहा मैंने? मैंने तो तुमसे ज़्यादा गुड लुकिंग लोग देखे हैं। मैं तो बस डिम्पल की बात कर रही हूँ। एमा ने कंधे उचकाकर वापस से उड़ते हुए मीराम को ज़मीन पर लापटका था। मीराम खुशगमीन नज़रों से उसे घूरने लगा। वो ऐसी वाहत लड़की मिली थी जो मीराम के शहर से आज़ाद थी। यही बात मीराम को तपा देती थी, और शायद यही बात मीराम को पसंद भी थी। अगर इतनी बातें मीराम वीरा से कर लेता तो वो अपने आप को खुशकिस्मत इंसान ही समझने लगती।
लेकिन सामने बैठी खुशकिस्मत लड़की को भी अपनी खुशकिस्मती का एहसास नहीं था। मीराम ने टाइम देखा, सुई 2:30 से आगे जा रही थी। उसे अचानक कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश हुई। कहाँ जा रहे हो मीराम? कुछ बातें ही कर लेते। मीराम जो दरवाज़ा अबूर कर रहा था उसकी बात पर पलटकर घूरने लगा। यानी वो 1 घंटे से उसके साथ मजाक कर रहा था। राया बीबी, इतनी बातें मैं किसी से नहीं करता जितनी तुमसे कर लेता हूँ, और मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। अगर चाहती हूँ मज़ीद बातें करूँ तो कॉफ़ी बना कर ला दो। मीराम को खुद उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। वो मजाक के जवाब में भोलेपन से जो सर हिलाती थी वो बहुत क्यूट लगता था। ओके, तुम भी साथ चलो, पर मैं अकेले नहीं जाऊँगी। वो शहरयार से खौफसदा थी, इसलिए मीराम को साथ ले जाना चाहती थी। बरका अकेली है राया? फिर तुम यही रहो, मैं खुद ही बना लाता हूँ। मीराम उसके चेहरे पर छाई परेशानी को देखकर खुद ही जाने लगा। ठीक है, तुम यहाँ रहो, मैं बना देती हूँ। वो बात करना चाहती थी। इतने दिन अकेले रहकर बेजार आ चुकी थी। इतने दिन चुप रहकर परेशान हो चुकी थी। मीराम से बात करना, इतना बोलना चाहती थी कि अगला 1 हफ्ता अकेले गुजार सके। ओके, बना लाओ, मैं बरका को अपने रूम में ले जा रहा हूँ। वो बरका को गोद में उठाया अपने रूम में ले आया। एमा सर हिलाते किचन में सीढ़ियाँ फलांगती हुई चली गई। एमा किचन में खड़ी कॉफ़ी मेकर से कॉफ़ी बनने का इंतज़ार कर रही थी। उसे लगा कोई किचन की तरफ आ रहा है। पलट कर देखा तो शहरयार का अक्स दिखाई दिया। वो कॉफ़ी समेत वहाँ से गायब हो चुकी थी। शहरयार वहाँ आता एमा को ढूंढता रह गया। उसे लगा एमा वहीं थी, लेकिन वहाँ कॉफ़ी मेकर समेत एमा गायब थी। शहरयार पूरे किचन का जायज़ा लेने के बाद चला गया। एमा किचन के सामने स्टोर में छुपी देख रही थी। फिर बाहर आती अपनी जान बच जाने पर पुरसुकून सांस भरती कॉफ़ी मेकर समेत किचन में आई, और एक बड़ा मग जो मीराम का ही था उसमें कॉफ़ी निकालने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ने से बचने के लिए किचन से गायब होती मीराम के रूम के बाहर दरवाजे पर पहुंची। अपने आप को मुशक्कत से रोकने पर थपकी देते हुए सीढ़ियों को देखा, जिनसे आना जाना उसे मुहाल लगता था। मीराम के रूम का दरवाज़ा बिना बजाए धकेल कर अंदर पहुंची, जहाँ मीराम बेखबर बरका के पास ही सोया हुआ था। एमा ने उसे देखकर मुंह बनाया। एमा ने आते हुए दरवाज़ा बंद करने की जहमत भी नहीं की थी। चलते हुए मीराम के रूम का जायज़ा लेने लगी थी। आज से पहले इतने गौर से उसने मीराम का रूम नहीं देखा था। दरवाजे से दाखिल होते ही 4 फट की ग्लास डोर अलमारी थी। फर्नीचर ऑफ वाइट कलर का था। डबल बेडरूम के कोने पर था। रेड कलर का ज़मीन पर कीमती कारपेट बिछा हुआ था। बेड और अलमारी के अलावा बस साइड टेबल ही थे। बेड के बिल्कुल सामने बैल्कनी थी। उसके पट भी ग्लास डोर थे। वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन के कर्टन्स डले हुए थे। वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन का ही कमरे में पेंट हुआ था। ये रूम मीराम की ही चॉइस से बनवाया गया था, और ख़ास उसी की पसंद को मद्देनज़र रखकर शहरयार और नज़ालिया ने बनवाया था। तीसरी मंजिल पर यह रूम सबसे बड़ा था। खुला, हवादार कमरा जिसमें सामान कम मिकदार में था। कदावर शीशा दीवार पर जमा हुआ था। सामने डबल सीटर सोफ़े का इजाफा कुछ टाइम पहले ही हुआ था। एमा कमरे का जायज़ा लेने के बाद साइड टेबल पर रखी कॉफ़ी को देखकर मुंह बनाती सोफ़े पर बैठ गई। उसके भाई के डर के बावजूद वो कॉफ़ी बना लाई थी, लेकिन वो कॉफ़ी बिना पिए उससे बात किए बिना सो चुका था। एमा डबल सीटर सोफ़े पर मुंह फुलाए बैठ गई। उसकी सोच का महवर मीराम ही था। वो यही सोच रही थी, काश मीराम की तरह ही उस दुनिया के बाकी मर्द होते। लेकिन वो मीराम को जानती ही कब थी। मीराम जितना उससे बात बेबात हंसता मुस्कुराता मिलता था, किसी और के साथ वही मीराम बेजार शक्ल बनाए रहता था। वो बैठी मुख्तलिफ सोचों में गुम थी, जिनमें उस दुनिया से जाना, अंगूठी ढूंढना, सैडो की मदद करना शामिल था। वो अपनी ही सोचों में उलझन का शिकार थी कि उसे अपने सामने स्लीपर में कोई खड़ा दिखाई दिया। गर्दन उठाकर शहरयार को देखते एमा के ओसान खता हो चुके थे। वो उससे बचने के जतन करने के बावजूद भी उस तक पहुंच चुका था। उसके घर में ही रहकर उससे बचना मुश्किल ही था। वो मुस्कुराकर एमा को देख रहा था। एमा परेशान सी खड़ी होती, उसे देखती तो कभी सोए हुए मीराम को देख रही थी। शहरयार बरका को लेने मीराम के रूम में आया था, साथ एमा के पास जाने का इरादा भी था, लेकिन पहले मीराम को चेक करने उसके रूम में आया। उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि मीराम ने एमा के लिए खुला रखा था, लेकिन एमा ने गलती से खुला छोड़ दिया। एमा शहरयार को देखकर वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी पावर्स उसके सामने इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी। एमा परेशान से मीराम की जानिब देखती उसे उठने का इशारा कर रही थी। वो उसकी जानिब से करवट बदले पुरसुकून सा सो रहा था। शहरयार ने सर से पांव तक उसे देखा, फिर उसकी लगाई गई लिपस्टिक को जो अब हल्की हो चुकी थी। शहरयार उसे नज़रों के हिसार में कैद किए उसकी जानिब बढ़ा। उसने शिद्दत दिल से मीराम को पुकारा, लेकिन उसकी पुकार सोए हुए मीराम को सुनाई नहीं दी।
क्या कर रही हो मेरे भाई के कमरे में? मैं भी गुड लुकिंग दिखाई देता हूँ। क्या मुझसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? मेरे भाई के रूम में रात के 3 बजे बैठी हो और मुझसे बात करने में भी तुम्हें दिक्कत होती है। शहरयार ने आपकी ओर से शानों से थाम लिया। एमा नफ़ी में सर हिलाते कुछ समझ गई थी, कुछ समझने की कोशिश में हलकान होती कांप रही थी। अगर कोई उसे उसकी इजाज़त के बिना छूने की कोशिश करता था तो एमा कांपने लगती थी। अभी भी वो ऐसे कांप रही थी जैसे किसी ने उसे अंटार्कटिका में छोड़ दिया हो। नफ़ी में सर हिलाती शहरयार के हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाए अचानक दोनों हाथों की उंगलियों को झटका देती बरका को जगाने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल कर गई। अचानक आंखों को बंद किए बरका चीखती हुई रोने लगी। शहरयार उसे खौफजदा देखकर खुशी से निहाल हो रहा था कि बरका के रोने की आवाज़ पर लब आपस में पैबस किए एमा से दूर हुआ। मेराम बौखलाकर उठता बरका को गोद में लिए खड़ा हुआ तो सामने कांपती हुई एमा और लब भेंचे शहरयार को पाया। भाई आप यहाँ? खैरियत? वो शहरयार को देखने के बाद एमा को देखने लगा, जब पुरसुकून दिखाई दे रही थी। जी हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर बुरा लगा है? अपने पड़ोसियों को आधी रात बुलाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन भाई को देखकर चौंक गए। शहरयार ने अपनी अजली हठधर्मी कायम रखते हुए अपनी ज़ात को पर्दे में रखकर मेराम को किरदार का निशाना बनाया। मेराम ने लब भेजकर एमा को देखा। उसके चेहरे से मालूम हो रहा था उसे शहरयार की बात समझ नहीं आई थी। मेराम को ना चाहते हुए भी उसके लिए अपने भाई के अल्फाज निहायत बुरे लगे थे। वो उस घर की मुलाजमा बाद में, मेरी जिम्मेदारी पहले है। आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करें तो बेहतर रहेगा भाई। और ये याद रखें, आपका भाई कमज़ोर नफ्स का हामिल इंसान नहीं है। मेराम का चेहरा उस वक्त सुर्खी छलका रहा था। शहरयार सर झटक कर बरका को उसकी गोद से लेकर चला गया। अगर बात की जाती तो मज़ीद बढ़ सकती थी और फिर एमा शहरयार की पोल भी खोल सकती थी कि वो कैसे उसे दोबारा हिरासा करने की कोशिश कर चुका है। जब मैं सो गया था तो तुम्हें यहाँ रहने की क्या ज़रूरत थी राया? मेराम उसे घूरता हुआ गुस्से से धाड़ा। एमा कपकपाती हुई उसे देखने लगी। उससे बस यही समझ आया उसका भाई कुछ गलत बोलकर गया है। मैं कॉफ़ी लेकर आई, तुम सो गए तो। एमा ने अटक अटक कर अपनी सफाई में कहना चाहा। तो क्या राया, तुम ना समझ हो, इन मामलों को नहीं समझ सकती। लेकिन राया मैं सब जानता हूँ, समझता हूँ। तुम्हें मैं नहीं समझा सकता। राया देखो, मेरी बात सुनो। यहाँ के लोग अगर किसी गलत इरादे के बिना भी ऐसे मिले तो उन्हें गलत समझा जाता है। मेराम उसके साथ सख्ती से बात करते हुए अचानक धीमा लहजा इख्तियार कर गया। वो कपकपाती हुई उसे देख रही थी। वो भी नहीं समझ सकती थी, ना ही समझ रही थी। अचानक एमा मेराम के गले जा लगी। वो रो नहीं रही थी, लेकिन वो दिल से रोना चाहती थी। मेराम उसके अमल पर चौंक सा गया। अचानक से एमा ने खुद उससे इतना करीब कर लिया था कि मेराम को उसकी खुशबू भी महसूस हो रही थी। उसके बालों में से आती वो खुशबू मेराम को कैद कर रही थी। मेराम ने लंबी सांस लेकर खुद को उसके हिसार से निकालते हाथों से थामकर सामने किया तो वो उसे देखने लगी। ब्लू आइज़ में डर था जिसे मेराम नहीं समझ सका। क्या तुम्हें भाई अच्छे नहीं लगते? मेराम को लगा उसके भाई ने डांटा था, इसलिए उसे बुरा लगा और खौफ महसूस हो रहा है। एमा ने हाँ में सर हिला दिया। मेराम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वह जब उसके गले से लगी थी तो उसका सर मेराम के थोड़ी से टकरा रहा था। इस लंबे तवाना मर्द के सामने वो बच्ची सी लग रही थी। कोई बात नहीं, मुझे भी अपने भाई नहीं पसंद हैं, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ उनसे, एहतराम भी करता हूँ। कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं, उनसे इख्तलाफात होने के बावजूद उनको चाहना पड़ता है, खूनी रिश्ता जो हो। मेराम ने हंसकर कहते उसे हल्का फुल्का करना चाहा। एमा ने नासमझी से बस सर हिला दिया। मेराम का दिल चाहा वो दोबारा उसके हिसार में आ जाए। उसका चंद पल का बांधा गया हिसार बहुत सुकून दे गया था, लेकिन शायद अब वो आती तो मेराम उसे दूर नहीं कर पाता। अभी भी उसकी खुशबू अपने चारों जानिब फैले हुए महसूस हो रही थी। एमा अपने रूम में चली आई। मेराम ने गेट लॉक किया और बेड पर गिर गया। वो कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन सोच रहा था। कोई खुशबू महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे आज़ाद भी नहीं हो पा रहा था। वो बेबसा सर पर तकिया रखे आंखें मूंद गया। एमा भी जाते साथ फ्रेश होने के बाद सो गई। वह भी कुछ सोचना नहीं चाहती थी। दोनों ही सोचों से आज़ाद होते नींद की गहरी खाई में उतर चुके थे। आज बरका की फर्स्ट बर्थडे थी। सब सुबह से ही तैयारियों में मसरूफ़ थे। शहरयार के बड़े बिजनेस पार्टनर्स, जो कि दुबई के नामवर बिजनेस शख्सियात थे, वो भी मदऊ किए गए थे। मेराम गिफ्ट लेने शॉपिंग मॉल गया हुआ था और साथ एमा भी थी। जो उसने पहले गिफ्ट लिया था उसके साथ मज़ीद कुछ लेना चाहती थी। मेराम एमा का दिया हुआ मास्क चढ़ाए घूमते हुए शॉपिंग कर रहा था। एमा को सैलरी में अच्छी खासी अमाउंट दी गई थी,
जिसे वो अपनी खुशी से बरका के लिए गिफ्ट पर खर्च करने चली आई थी। आज काफ़ी टाइम बाद कोकी भी आने वाला था। एमा को उससे मिलने की भी खुशी थी। रेड कलर की टी शर्ट पर वाइट पैंट पहने मिराम का दिया गया मास्क चढ़ाए एक गिफ्ट बरका के लिए पसंद करने लगी। उसके प्राइसेस एमा की पूरी सैलरी जितने थे। मिराम ने उसे लेने नहीं दिया और अपनी मर्जी का बस प्यारा सा एक खिलौना दिला दिया। वो पागल ही थी जो बिना सोचे समझे अपनी पूरी सैलरी एक जगह खर्च कर रही थी। मिराम को उसकी कम अक्ली पर वाकई अफसोस हुआ था। मिराम ने एक डायमंड की छोटी सी रिंग बनवाई थी जिसकी अमाउंट लाखों में थी। एमा ने सताशी नज़रों से रिंग को देखा। सब घर में मसरूफ़ थे, किसी ने एमा का मिराम के साथ जाना नोटिस ही नहीं किया था। एमा अगर कुछ चाहिए तो अपने लिए ले लो, मिराम ने उससे पूछा तो एमा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। कपड़े थे उसके पास, ज्वेलरी वो पहनती नहीं थी। बरका की बर्थडे की हर चीज़ नसालिया ने ले दी थी, सैंडल, ज्वेलरी, कपड़े और मेकअप का थोड़ा सा सामान। मिराम उसे लिए साइड में बने रेस्टोरेंट में ले आया। तवक्का के एन मुताबिक एमा को शदीद भूख लगी हुई थी। मिराम से भी वो अब बातें छुपाने लगी थी, वरना तो मिराम को सुनाकर अपनी मनमानी कर जाती थी। मिराम को ये बात बुरी लगी थी लेकिन कहा कुछ नहीं। खामोशी से मोबाइल पर झुका नज़रें उस पर रखे बैठा था। उसकी शर्ट से सुराहीदार गर्दन नुमाया हो रही थी। मिराम ने लब भिंचे उसका जायज़ा लिया था। वो उसे क्या क्या समझाए। अब तो ये सब चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। उसकी नासमझी उसे बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। वो ये बातें समझाता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। मिराम ने सर झटकर कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगाया। हल्का सा मास्क नीचे था और यही वो वक्त था जब एक फ़ैन ने बहुत दूर से ही मिराम को पहचान लिया था। छोटी उम्र का लड़का पास आते ही उससे सेल्फ़ी की डिमांड करने लगा। मिराम दे दो, एक सेल्फ़ी ही तो है। अगर मुझसे मांगता तो मैं कभी इनकार ना करती। एमा ने 5 फ्राइज़ उठाकर केचप में डुबोकर मुंह में डालते हुए कहा तो मिराम का दिल किया उसकी बात पर उसे केचप में ही डुबो दे। थैंक्स मैम, अभी मेरे साथ सेल्फ़ी ले लें, मुझे खुशी होगी। वो लड़का मिराम से सेल्फ़ी लेने के बाद खुश असलूबी से उसकी ऑफ़र को कबूल कर बैठा। यहाँ से अपने हाथ पाँव पर सलामत जाना चाहते हो तो अभी ही चले जाओ, वरना इन मैडम का मुंह तो बाद में मैं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा मोबाइल अभी ही तोड़ दूंगा। मिराम के सर्द लहजे पर वो लड़का फ़ौरन से रफू चक्कर हुआ। एमा ने मिराम को गुस्से से देखा, लेकिन सामने बहुत ज़रूरी चीज़ उसके फूड आइटम्स पड़े थे। गुस्सा बात के लिए रखकर पूरी तरह खाने में मगन हो गई। इस लड़की का मालूम हुआ कहाँ है? तुम्हें मालूम है वो कितनी कीमती है? हमें वो लड़की माला माल कर सकती है। सामने बैठा वो उधेड़ उम्र शख्स वक्त गुजरने के साथ उस लड़की की मिलने की उम्मीद खोता जा रहा था। वो दोबारा सैडो के घर भी देखी नहीं गई। मालूम है सर, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर जगह तलाश जारी है। ऐसा लगता है उसने अपनी पहचान तब्दील कर ली है, जब भी हमें मिल नहीं रही। वो मुअद्दब सा सर झुकाए खड़ा था। वो जर्मनी में ढूंढ चुका था, अब आगे जाना मुमकिन नहीं था। पिक्चर भी गैर वाज़ेह थी, लेकिन ढूंढने के काबिल थी। अगर वो इस ज़मीन पर 1 साल के लिए आई है तो अभी मेरे हिसाब से 3 माह ही गुजरे हैं। अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन कोशिश करो उसे जल्द ही ढूंढ लो। तुम जानते हो, तुम नहीं जानते ये एलियंस कितने कीमती होते हैं। एक बार काबू में आ जाए तो हमें वो सब देंगे जिनके हम ख्वाब देखा करते थे। उधेड़ उम्र शख्स पुरअसरार सा मुस्कुराते हुए चेयर पर घूमता सिगार के कश लेता थोड़ा मुतमईन था। वो रिसर्च सेंटर का माहिर तजर्बाकार शख्स था और उसके लिए यह काम आसान था अगर वो लड़की मिल जाती है। शाम के वक्त बड़े से सेलिब्रेशन हॉल में बर्थडे पार्टी के तमाम इंतजामात हो चुके थे। मिराम ग्रे शर्ट पर ब्लैक वेस्टकोट पहने ग्रे ही ड्रेस पैंट पहने पुरकशिश सा लग रहा था। बाल सलीके से जल से सेट किए हुए थे। मैं कामिल और हमायों को लेकर पहले ही हॉल में छोड़ आया था। सब गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। वहाँ घर के फ़र्द का होना लाजिम था, इसलिए माँ कामिल और हमायों वहाँ जा चुके थे। एमा रूम में 1 घंटे से बंद थी। मिराम 3 बार गेट बजा चुका था। वो बस कुछ देर का कहकर काफ़ी देर लगा चुकी थी। शहरयार और नज़ालिया भी अपने दोनों बच्चों के साथ बस निकल ही चुके थे। ड्राइवर से नज़ालिया ने कहा था घर के मुलाजिम को वो ले आए, लेकिन मिराम ने एमा को खुद ले जाना बेहतर समझा। रायार, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, गेट खोलो, मुझे देर हो रही है यार, सब जा चुके हैं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा। मिराम कॉल मिलाकर परेशान सा उसे तंग आते हुए डराना चाह रहा था। मिराम तुम गाड़ी में बैठो, मैं बस आ रही हूँ, वो जिलत में कहती कॉल काट गई। मिराम ने मोबाइल को घूरा, जैसे मोबाइल नहीं एमा सामने हो। मिराम अपनी न्यू डेवो गाड़ी में जाकर बैठ गया और बार बार घड़ी देखता, दरवाजे को देखता। उसके आने पर गुस्सा करने का सोच रहा था,
कि वो अचानक से आकर शीशे पर झुकी। इतनी जल्दी आ गई तुम? मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, कहाँ से आई हो? मीराम उसे चौंक कर देखते पूछते हुए उसकी तैयारी मुलाहिजा फरमा रहा था। ये इतना किस खुशी में तैयार हुई हो? जाओ जाकर कोई और ड्रेस पहनो, मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ इस तैयारी में। उसे देखकर मीराम के होश ही तो उड़ गए थे। घेरदार पाँव को छूती ऑफ वाइट फ्रॉक पर बेतरतीबी से लिया गया दुपट्टा, आगे के बालों की फ्रेंच चुटिया, कानों में बड़े बड़े झुमके, मुंह पर किया गया हल्का सा मेकअप उसके खदो खाल को नुमायां कर रहा था। डार्क रेड लिपस्टिक से सजे होंठ, काजल से भरी आंखें, मुंह पर हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए लोशन लगाया गया था। ये सब तैयारी मुसफ़रा ने उसे जाने से पहले कर दी थी। वो तो बस उस दुपट्टे के साथ खेलने में टाइम बर्बाद करने के बावजूद भी बेढंगे स्टाइल में लिए हुए थी। ऐसे कैसे चेंज कर लूँ ड्रेस? इतना टाइम लगाकर तैयार हुई हूँ। सिर्फ इस दुपट्टे को लेने में 40 मिनट और 20 सेकंड लगे हैं। नहीं ले जाना तो बता दो, मैं और हुंसल नज़ालिया को बता देंगे तुम हमें छोड़ कर गए थे। एमा ने इतनी तैयारियाँ उस लिए थोड़ी की थी कि एंड पर आकर मीराम ये कह दे दूसरा ड्रेस पहनो। मीराम सर हाथों में गिराया बस यही सोच रहा था, इसे वे ले जाना ठीक भी है कि नहीं। टाइम टेबल इतना ही मालूम है तो ये भी मालूम होना चाहिए पीछे बैठना बैड मैनर्स होता है। ड्राइवर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मीराम ना जाने क्यों उस पर गुस्सा किए जा रहा था। उसके पीछे बैठने पर तब कर गोया हुआ। उसका दिल नहीं मान रहा था एमा ऐसे सबके सामने जाए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। नज़ालिया की उससे अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। पहले ये बता दो, आगे बैठना बैड मैनर्स है या पीछे बैठना? पहले जब मैं खुद से आगे बैठती थी तो तुमने यही मुझे न जाने क्या कहा था, और अब भी कह रहे हो। एमा अपने घेरदार फ्रॉक को संभालती बैक डोर ओपन करके आने की बजाय अंदर ही गाड़ी में से फ्रंट सीट पर आ गई थी, जबकि हुंजल पीछे ही बैठी थी। वो आजकल थकन की वजह से ज़्यादा नहीं बोलती थी। मीराम ने अपना सर स्टेयरिंग पर टकाकर उसे देखा, जो अपने कपड़ों को ठीक कर रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी कान में होल करवा लिए? मीराम ने लब भींचकर उसे देखते हुए पूछा। मीराम दिली आमादगी पर उसे बार बार देखने पर मजबूर हो रहा था, और वह बेनियासी दुपट्टे में ही उलझी हुई थी। मुसफ़रा के साथ गई थी, उसने कहा करवा लो, अच्छी लगोगी तो करवा लिया। हल्का सा दर्द हुआ था मगर मैंने ठीक कर लिया। एमा ने मुस्कुराकर सारी बात बताते हुए कैसे ठीक किया? गोल कर दिया। वो 4 दिन पहले जब ये अमल करवा कर आई थी तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए पावर्स इस्तेमाल करके अपने दर्द को दूर भगा दिया था, और अब बिना किसी परेशानी के वो भारी झुमकियाँ पहने हुए थी। मीराम ने बस हुंकारा भरा। वो जानकर गाड़ी की स्पीड 50 पर किए हुए था। वो सोच रहा था उसके पहुंचने तक सब मेहमान चले जाएं और एमा किसी से ना मिलेगी, लेकिन एमा के होते हुए ऐसा मुमकिन हो सकता था भला? मीराम, तुमने स्पीड बहुत स्लो की हुई है, थोड़ी बढ़ाओ तो। इतनी स्पीड तो साइकिल की भी नहीं होती, कैसे डरपोक हो? एमा ने दानिस्ता ही कह दिया था और मीराम को तब ही चढ़ गई, और मीराम ने 220 की स्पीड से गाड़ी भगाई थी। एमा तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो तालियां बजाती डरने की बजाय खुश हो रही थी। मीराम अपना सर किस किस दीवार में मारता। एमा उसे नीम पागल तो कर चुकी थी। गाड़ी हॉल के सामने रुकी तो एमा पहले ही उतर गई और आगे बढ़ गई। मीराम गाड़ी लॉक करता आया और एमा का हाथ थामे उसे साइड में ले गया, जहाँ कोई नहीं था। सेफ्टी पिन से दुपट्टे को फोल्ड करके उसके कंधे पर रखा, जिससे फैला हुआ दुपट्टा सिमट गया, वरना एमा ने आधा दुपट्टा तो पाँव में ले रखा था। सैंडल में वो चल भी नहीं पा रही थी, पहली दफ़ा ही पहनने का इत्तेफाक जो हुआ था। मीराम लंबी सांस भरता पीछे हटा तो एमा ने दुपट्टे को देखकर स्माइल पास की। वो अब इस दुपट्टे को हाथ में लिए नहीं फिर सकती थी, एक जगह ही पिन की मदद से सेफ रहता। मीराम का अभी भी दिल था उसे खाने की लालच देकर वहाँ से ले जाए, लेकिन वो सुस्त रफ्तारी से चलते हुए हॉल के अंदर चली गई थी। उसके चलने में लड़खड़ाहट थी। मीराम जानता था उसे उन सब चीज़ों की आदत नहीं है। सर पर हाथ फेरता हॉल में दाखिल हुआ तो हॉल मुख्तलिफ रोशनी से जगमगा रहा था। बरका प्रिंसेस बनी शहरियार की गोद में थी। हुंजल को एमा ने सर पर फूलों का ताज पहनाया हुआ था। वो एमा से पहले ही हॉल में एंट्री दे चुकी थी। नज़ालिया डीप रेड कलर की साड़ी बांधे हुए बालों को करवाए हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसे मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया था। माँ कामिल पीच कलर की साड़ी पहने हुए थी, साथ एक कंधे पर शॉल फैली हुई थी। बालों का जूड़ा बना हुआ था। सभी अपनी अपनी जगह प्यारे लग रहे थे, और एमा ज़रूरत से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शहरयार की उस पर नज़र पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो लड़खड़ाती हुई एक टेबल पर जा बैठी थी। मीराम कुछ फ्रेंड से मिलता हुआ एमा को ही देख रहा था, फिर हॉल में नज़र डाली। कुछ आंटियाँ और कुछ आंटियों के बदतमीज़ बच्चे एमा को ही देख रहे थे। मीराम यहाँ आकर कुछ नहीं कर सकता था, करता भी तो क्या, उससे पहले ही उसे वहाँ आने नहीं देना चाहिए था।
इतने में कोकी आता दिखाई दिया, जिसे देखकर मीराम ने भी बगौर देखा था। एमा के चेहरे पर खुशी फैल गई थी। हेलो कोकी, उस दिन मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? एमा उसके पास आने पर अपने पिछले हिसाब किताब खोलकर बैठ गई थी। एमा राया, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। मीराम सर जब सैलरी देंगे तो न्यू ले लूँगा, फिर जब आप मैसेज करेंगे उसी वक्त जवाब दे दूँगा। लेकिन मैं आपके मैसेज से महरूम रहा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। कोकी ने मुस्कुराकर सर को खम देते हुए वजाहत दी। वो वाइट 3 पीस सूट में अच्छा और सोबर सा लग रहा था। कितने का आएगा मोबाइल? एमा ने कुछ सोचते हुए पूछा। परेशान नहीं हो, मैं इस मंथ ले लूँगा मोबाइल। अम्मा को भी परेशानी होती है। मीराम सर को नहीं मालूम, वरना वो तो अभी भी दिलवा दें। क्योंकि एमा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। वैसे बहुत प्यारी लग रही हो लिटिल सी डॉल, या प्रिंसेस, पता नहीं, लेकिन बहुत हसीन लग रही हो। मीराम सर का ख्याल कर लेना कुछ। कोकी ने शरारतन आंख विंक करके कहा तो एमा का मुंह खुल गया। यह हरकत भी उसके लिए नहीं थी। मीराम को छोड़ो, उन साहब का बस चले तो मुझे मुंह भी न धोने दें और बोले राया तो मुंह धोकर अच्छी नहीं लगती हो। लो बोला बताओ। एमा हाथ में जाकर कोकी को बताती मुंह बिगाड़ रही थी। कोकी समझते हुए हंसी दबा गया। अब उसे समझाने से कोकी तौबा ही कर सकता था। शहरियार अपनी नज़रें जैसे हटाना ही भूल गया था। वो कोकी से बात करने में मसरूफ़ दो लोगों की खुद पर गड़ी आंखों से बेनियाज और बेपरवाह थी। एक की नज़र में वो मोतबर थी, जबकि दूसरी की नज़र को अगर देख ले तो एमा कांप ही जाती। हेलो मिस्टर शहरियार, आज की तकरीब बहुत शानदार है, और वो लड़की इस तकरीब में 4 चांद लगा रही है। कौन है वो? आपकी कोई रिलेटिव? शहरियार के एक बिजनेस पार्टनर ने वहाँ आते ही अपने मतलब की बात की थी। शहरियार ने चौंक कर उन्हें देखा। नहीं, घर की मुलाजमा है। शहरियार को मुलाजमा कहते हुए शर्मिंदगी सी हुई। इतनी हसीन और कम उम्र लड़की मुलाजमा थी। ओह अच्छा, फिर तो वो गलत जगह पर है। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हारे डूबते हुए बिजनेस पर कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर दूं। खबीस से मुस्कुराहट शहरियार की जानिब फेंकते उस वक्त वो शहरियार को अपना पार्टनर कम और ख़ुद से ज़्यादा बुरा इंसान ज़्यादा लग रहा था। लेकिन अगर कुछ बुरा करता तो नुकसान शहरियार का होना था। बाकी के बिजनेस पार्टनर भी उससे हाथ खड़ा कर देते। वो बहुत बड़ा बिजनेस रन कर था, उसके बारे में मशहूर था, डूबते हुए बिजनेस को बचा लेता था। लेकिन वो ऐसा बचाता था शहरियार के वहम गुमान में भी नहीं था। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन क्या गारंटी है, क्या सदाकत है आपकी बात की? शहरियार की बात पर सामने मौजूद शेख का कहका गूंजा था और वो मोबाइल पर कुछ टाइप करने के बाद सीधा हुआ। मुस्कुराहट दबाए वो एमा पर नज़रें जमाए हुआ था। कुछ ही देर में शहरियार के मोबाइल पर मैसेज आया, जिसमें लिखा था शहरियार को एक हैंडसम अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। शहरियार के लब मुस्कुराहट में डले। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका काम हो जाएगा समझे। वो मुस्कुराकर हाथ मिलाता ये भूल चुका था वो एक अच्छे घर का मुहज़्ज़िब इंसान माना जाता है, समझा जाता है, लेकिन उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। मुसलसल होते बिजनेस लॉस ने उसे गलत काम करने का रास्ता दिखाया था, जिस पर वो आंखें बंद किए चल पड़ा था, बिना किसी मासूम लड़की की परवाह किए। एमा मुस्कुराती हुई कुकी से बातें में मसरूफ़ थी। बिना ये जाने उसकी बहुत बड़ी बोली लगाई जा चुकी थी। उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। एक नज़र से परेशान उस दुनिया से इस अर्थ से मुतनफ़र हो गई थी। अगर शहरियार का प्लान जान जाती तो शायद यहाँ की सब लड़कियों को गायब करके शहरियार जैसे लोगों से बचा लेती। वो नादान अपनी ही दुनिया अपनी ही बातों में खुश रहती, बेखबर थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। फंक्शन के शुरू होने और केक कट होने से पहले वीरा वहाँ टिक टिक की आवाज़ से पहुँची थी। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। हेलो मेराम, कैसे हो? वो बरका को विश और प्यार करने के बाद सबसे मिलती मेराम के सर पर जा पहुँची थी। हेलो, तुम्हें किसने इनवाइट किया? मेराम उसे देखकर बेजार हो गया। अच्छा खासा एमा को देखकर दिल को तसल्ली और थपकी दे रहा था, और अचानक वो आन पहुँची। शहरियार भाई ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, मैं ही आई हूँ सिर्फ, बस 2 दिन के लिए। बिजनेस देखना आसान काम थोड़ी है, तो मॉडल अब क्या जानो। बालों का दाग से पीछे करती मुस्कुराकर मेराम को तवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेराम ने एक नज़र देखने के बाद देखना गवारा ही नहीं किया था। अच्छा। मेराम बस इतना कहकर सॉफ्ट ड्रिंक के घूंट भरने लगा। कोकी के कुछ कहने पर एमा ने मेराम और वीरा को देखा था और ओ में लोगों को गोल किया था। मेराम परेशान हुआ, न जाने कोकी ने एमा को कौन सी कहानी सुनाई थी। मेराम उससे पहले आगे बढ़ता, बरका के केक कट करने का शोर उठा तो मेराम वहीं रुक गया। वीरा उसके साथ ही खड़ी सेलिब्रेशन देख रही थी। कुछ मिनट बाद खाना खुला और एमा सब बातों और लिहाज को भुलाए पेट में केक के पीस रख रही थी। नज़र दौड़ाकर उस सब के खाने के तरीके को देखा, फिर फोक उठाकर उससे खाने लगी।
मेराम उसके पास आने में कामयाब हो गया था। कितने केक खा चुके हो, सच सच बताना। मेराम ने मुस्कुराहट दबाकर उसके खाने पर चोट की। ये तुम्हारे सामने पहली ही बाइट ले रही हूँ। खाते हुए वो हाथ से बता रही थी, बहुत मज़े का है। मेराम हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो 3 बार केक खाने के बाद पास्ता पर टूट पड़ी थी। मेराम का एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक का अभी ख़त्म नहीं हुआ था और वो लड़की फुर्ती से सब खाती हैरान कर रही थी। वीरा उसे ढूंढती हुई वहाँ आ गई थी। मेराम, तुमसे बात करनी है। दरअसल तैमूर की शादी है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई। तुम आना पाकिस्तान, इंजॉय करेंगे। वैसे ये लड़की कौन है? सर से पाँव तक वीरा ने एमा को देखते हुए पूछा तो एमा ने जल्दी से प्लेट और स्पून रखकर वीरा की जानिब हाथ बढ़ाया। हेलो वीरा, मैं एमर आया हूँ, मेराम के घर की मुलाजमा। वो जितने तमीज़ और खुश असलूबी से अपना तारुफ मुलाजमा के तौर पर करवा रही थी, वीरा को हैरानगी में डाल गई। इतनी हसीन लड़की मेराम की मुलाजमा, और इतना कीमती लिबास और स्टाइल से तैयार हुए कहीं से वो अपना तारुफ पर पूरा नहीं उतर रही थी। अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझे मैम कहना चाहिए, मुलाजमा जो हो, और मेराम को मेरा सर मेराम कहो। बाय द वे, तुम मुझे कैसे जानती हो? उसके तारुफ पर और हवा में मौलिक हाथ को इग्नोर किए वीरा ने अपनी ही कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर मेराम का पारा हाई हुआ था। कोकी ने बताया, आप मेराम, मेराम मतलब है मेराम सर की क्लोज़ फ्रेंड है। वह हकलाकर सर का इजाफा करने लगी। जो बात वो मेराम के कहने पर नहीं करती थी, न जाने क्यों वीरा के कहने पर कर गई थी। मेराम ने उसे घुरा और मना करना चाहा, लेकिन वो रुक गया। वीरा की आदत थी फसाद डालने की, और वो उस वक्त एमा के लिए मुश्किल पैदा नहीं कर सकता था, जबकि वो खुद ही एमा को अपनी जिम्मेदारी कहता था। जी हाँ, वो तो हूँ। तुम बताओ मेराम की क्या हो? वो इस तरह सर के सामने खड़ी हो। वीरा ने उसकी इंसल्ट करना चाही थी। मुस्कुराकर उसे देखती हैरान भी थी। उसे इंसल्ट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं मेराम की जिम्मेदारी हूँ। मेराम का उसके जवाब पर दिल किया फलक शगाफ कहका लगाए। वीरा का चेहरा अहानत से सुर्ख हो गया। वो मेराम के कुछ ना कहने पर लब भींचकर मुड़ गई। अच्छा जवाब था राया, बस सर ना कहना आइंदा। मेराम के पूरे वजूद में उसके जवाब से इत्मीनान सा दौड़ गया था। वहीं वीरा की शक्ल देखने वाली थी। मेराम एमा के सर में उंगलियां मारता मुस्कुराकर चला गया। एमा खाना खाती सबसे दूर पेट पूजा मसरूफ़ में थी। अचानक फ़्रॉक पर केक लगने से फ़्रॉक पर दाग सा बन गया, जिसे वॉश करने वो वॉशरूम में जाने लगी। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता हॉल से जा रहे थे। एमा फ़्रॉक वॉश करने के बाद निकली तो शहरयार ने उसे मुंह से दबोचकर अपने काबू में कर लिया और घसीटता हुआ एक रूम में ले आया। हॉल में बस अब घर वाले ही मौजूद थे, और घर वालों के साथ खुद को घर का फ़र्ज समझती वीरा ही थी। शहरयार उसे अंधेरे कमरे में ले आया और दरवाज़ा लॉक करता उसे आज़ाद कर गया। वो कांपती हुई इसकी नज़रों की ग्लासेस से दूर हुई थी। मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वो कांपती हुई पूछती मेराम को ढूंढ रही थी, जैसे वो बचाने आ जाएगा। बस तुम्हें दूसरों को देने से पहले खुद के लिए चाहता हूँ, शहरयार खबासा से हंसते हुए कहता उसकी जानी पड़ा। वो ना समझी से देखने लगी। शहरयार ने उसके दोनों हाथों को कैद किए उसके चेहरे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन एम्मा ने अपने पीछे मौजूद वास उठाकर शहरयार के सर पर दे मारा। शहरयार कराते हुए भी अभी एम्मा को छोड़ने पर राज़ी नहीं था। मुश्किल से एक मौका मिला था, उसको भी जाने देता। वो एम्मा के भागने पर उसे बालों से दबोचे अपने सर पर हाथ रखे बहते खून को रोक रहा था। इसी हाथापाई में एम्मा का दुपट्टा गिर चुका था, बाल बिखर चुके थे, वो हाल से बेहाल हो चुकी थी। मौका मिलते ही दरवाज़ा खोला और अपनी पूरी ताकत से शहरयार को अपनी लात मारी, जिससे शहरयार काफ़ी दूर जा गिरा। मेराम शरैजी हाउस जा चुका था। एम्मा को माह कामिल को साथ लाने का कह चुका था। शहरयार पिटने के बावजूद भी उठता हुआ रूम से बाहर आया, लेकिन एम्मा वहाँ कहीं नहीं थी। शहरयार ने दाएं बाएं चेक कर लिया था, वो कहीं नहीं थी। वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई थी? शहरयार हाथ ही मलता रह गया। हाथ आया हुआ चांस वो गवा चुका था। एम्मा उजड़ी हुई हालत में सीढ़ियों पर पहुंची थी। अगर उसके पास पावर्स नहीं होती तो क्या होता? न जाने शहरयार उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। मेराम कॉफ़ी बनाकर आया तो एम्मा को सीढ़ियों पर लंबी सांसें लेते हुए पाया। सर झुका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख सका। वो कॉफ़ी का मग वहीं रखे दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। राया, क्या हुआ है? किसने किया ये हाल तुम्हारा? वो परेशान सा उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे देखता हुआ पूछता। परेशान था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिपस्टिक फैल चुकी थी, दुपट्टे से नदार थी, बाल बिखरे हुए, आंखें खून छलका रही थी। सैंडल शहरयार के घसीटने पर उतर चुकी थी। मेराम उसकी उजड़ी हालत देखकर अंदर तक हिल चुका था। किसी ने उसका दिल मिठुई में जकड़ लिया था या उसके जिस्म को साकित कर दिया था। वो उसे अपने हिसार में उठाया, अपने रूम में ले आया। एम्मा को बेड पर बिठाया, खुद उसके पास घुटनों के बल बैठा। एम्मा के पास बताने को कुछ भी नहीं था। वो कांपती हुई सुर्ख आंखों से मेराम को तक रही थी।
अचानक उठकर उसके सीने से जा लगी। मेराम ने उसे अपने नर्म हिसार में भींच लिया। सर पर लब रखे वो उसके पुरसकून होने का इंतजार कर रहा था। एमा कांपती हुई अपना हिसार मजीद तंग कर रही थी। मेराम समझ रहा था वो किसी से बुरी तरह डरी हुई थी। उसे वहां अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। मेराम ने खुद को कोसा। एमा ठीक हो? क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मेराम ने उसके बिखरे बाल संवारे और फैली हुई लिपस्टिक को टिश्यू से साफ किया। कुछ नहीं हुआ, बस तुम मुझे छोड़ा नहीं करो, सबसे डर लगता है। ये दुनिया अच्छी नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। वो मुसलसल कपकपी का शिकार थी। मेराम ने एसी की कूलिंग बंद कर दी और उसे अपने हिसार में दोबारा कैद कर लिया। नहीं छोड़ूंगा, यानी मानती हो मैं ही अच्छा हूँ और कोई नहीं इस प्लेनेट पर? वो मुस्कुराकर कहता उसे उसके खौफ से आज़ाद करने की कोशिश में था। एमा ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। मेराम ने उसे खुद में भेजकर बेसाख्ता सुर्ख नम गालों को चूम लिया। उसे खुद से अलग किए देखा शायद उसके चेहरे पर शर्मो हया के रंग हो, लेकिन वो तो हैरान सी आंखें निकाले उसे देख रही थी। बिल्कुल पागल थी और मेराम को अपने शहर में जकड़ रही थी। वह सब भूले दोबारा उसे करीब किए माथे पर लब रख गया। एमा परेशान हुई। शहरयार पास आता था वो कांपने लगती थी। मेराम खुद से पास आया तो उसे बुरा नहीं लग रहा था। वो परेशानी से मेराम को देख रही थी। क्या हुआ, मज़ीद करीब करूं? मेराम ने मुस्कुराकर शरारतन पूछा, जिस पर एमा ने नफ़ी में सर दाएं बाएं किया। क्यूट सिली गर्ल, मुझे कल बताना किसने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उसका हाल बेहाल कर दूंगा। परेशानी हो, मैं हमेशा साथ हूँ। तुमने आज कहा था ना तुम मेराम की जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। वो अपने हिसार में कैद किए उसे उसके रूम तक ले आया। उसे यकीन था जितनी देर एमा पास रहेगी उतनी ही उसकी चाह बढ़ती जाएगी, और उसका भोलापन गुस्ताखी पर आमादा कर रहा था। क्या मेराम की तरह उसके साथ किसी और ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी? मेराम ने पलट कर बेड पर बैठी हुई एमा को देखकर सोचा। ये सोच आते ही मेराम की रगें तन गई थी, जबड़े सख्ती से भींच गए थे। एमा काफ़ी देर बैठे रहने के बाद उठकर शावर लेती हल्के फुल्के ड्रेस में बाहर आ गई थी। हुंसल नहीं आई थी, मगर वो उस हाल में नहीं थी कुछ सोच सकती। 2 दिन सर्द गर्म से गुजर चुके थे। एमा पहले से बेहतर थी। मेराम भी उसे ठीक देखकर थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उससे बरका के बर्थडे वाले दिन वाला वाक़या मालूम करने में नाकाम ही ठहरा था। वो किसी तरीके से उसे बताने पर राज़ी नहीं थी। मेराम के लिए यह गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था, जब खुद उलझाने वाला ही कुछ बताने से कासिर रहे। वो शाम की चाय के वक्त रूम से बाहर आया था। हाथ में सफरी बैग था, जिससे अंदाज़ा होता था वो कहीं जाने की तैयारी से आया था। मेराम, कहीं जा रहे हैं आप? मैं कामिल इस वक्त शाम की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होती हुई बाहर ग्रोसरी ग्राउंड में बैठी थी। उनके साथ नज़ालिया और हमायूं भी थीं, जबकि बरका और मारूद हुंजल के साथ इधर उधर भाग रहे थे। जी मामा, न्यू प्रोजेक्ट मिला है, वहीं करने जा रहा हूँ। इस बार दूसरे मुल्क का सफ़र है। कनाडा में शूटिंग होनी है, विंटर के हिसाब से सेट तैयार होना है, इसलिए कोकी मेरे साथ ही होगा। राया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? मेराम ने चाय के गर्म घूंट हल्क में उतारते हुए अजला से तफसील बताते एमा का भी पूछा, जो आजकल ज़्यादा ही पर्दे में रहती थी। रात खाने से पहले और बाद तक तो बिल्कुल कमरे से नहीं निकलती थी, और यहाँ यही वक्त शहरियर के घर में रहने का होता था। अच्छा, फिर जल्दी आ जाना, घर से भागने की ही लगी रहती है। वीरा भी जा चुकी है, यहाँ आई थी तुमसे मिलने, लेकिन तुम थे ही नहीं। घर तो मायूस होकर वापस पाकिस्तान चली गई है। नज़ालिया ने मुस्कुराहट दबाकर बातों में हिस्सा लिया। भाभी सब छोड़े, राया का बताएं, उससे मिलकर जाना चाहता हूँ। वो आप लोगों को कभी नहीं कहेगी किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ आप लोग उसका ख्याल रखिएगा। मैं उससे मिलकर आता हूँ। वो वीरा के जिक्र पर उठ खड़ा हुआ और हदायत जारी करता एमा से मिलने चला गया। मामा, एमा राया कि मेराम इतनी फ़िक्र क्यों करता है? वो यहाँ सेफ़ है। नज़ालिया ने अपनी बात गोल हो जाने पर मुंह बनाकर पूछा। वो खुद लेकर आए हैं ना उसे घर में, इसलिए फ़िक्र कर रहे हैं इतनी। खैर अच्छा है, मेराम किसी के बारे में तो सोचते हैं। हमायूं ने अपने बेटे के हक़ में कहा। उनका एमा और मेराम को लेकर माँ और भाभी का स्कैंडल बनाना अच्छा नहीं लगा था। कभी वो वीरा के साथ जोड़ बनाए बैठ जाते, अब एमा की फ़िक्र किए जाने पर उसे खुद से ज़रूर बदजन कर सकते थे। और हमायूं को मालूम था वो बदलिहाज था, घर छोड़ने में देर नहीं करता। वो दोनों अब के चुप हो गई थीं। मेराम सीढ़ियाँ फलांगते हुए तेज़ी से एमा के रूम बाहर पहुंचा। दरवाज़ा ज़ोर से बजाया। एमा ने दरवाज़ा खोलकर उसे घूरा। कहाँ गुम रहती हो? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें बाय करने आया था। अपना ख्याल रखना, और कोई मसला होता है तो मुझे कॉल करना। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो सीने पर हाथ बांधे हुए आज उसे नए अंदाज और नई लुक में देख रहा था।
बालों की 2 चोटी बांधी हुई जिसमें सिर्फ 4 ही बल डाले गए थे। मज़ीद की गुंजाइश मुमकिन ही नहीं थी क्योंकि उसके बाल कंधे से थोड़े ही नीचे थे। पाँव को छूती लाइट पिंक स्कर्ट पर ब्लैक शर्ट पहने हुए थे। तुम नहीं जाओ कहीं? रुको, ऐसा करो मुझे भी साथ ले जाओ। वो उसके जाने का सुनकर परेशान होती राह फरार का रास्ता ढूंढ रही थी। राया, तुम मेरे घर में हो और यहाँ पूरी तरह महफूज भी हो। मैं जल्द ही आ जाऊँगा, फिर मेरा इरादा है तुम्हारे घर वालों को ढूंढेंगे। मेराम ने हाथ थपथपाकर उसे परेशानी से निकालने की खातिर दूसरी तरफ मतवज्जा करना चाहा, लेकिन वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाओ मेराम। मैं सच में यहाँ नहीं रहना चाहती, अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे सारे काम करूँगी, खाना भी कम खाऊंगी, सच्ची। वो अब के उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करती उम्मीद से देखती, कहती हुई मेराम को बहुत बुरी लग रही थी। वो उसके लहजे की बेचारगी महसूस करता बेबस हो रहा था। वैसे ही दिल जाने पर आमादा नहीं था, मज़ीद एमा की बातें और हरकतें उसे हिला रही थीं। राया, मेरा जाना ज़रूरी है, तुम्हें नहीं ले जा सकता। राया, समझा करो, मेरी बात मान जाओ। जब लौट कर आऊँगा ना, तुम्हें ढेर सारा खाना खिलाऊँगा, जहाँ से कहोगी वहीं से। यहाँ रहते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब ख्याल रखेंगे। भाई बस कभी गुस्सा करते हैं, वो भी हर वक्त तो नहीं होते घर पर। उसका सर प्यार से थपथपाकर मेराम ने उसके डर को ज़ाहिर करना चाहा। मैं तुम्हारे बगैर इस अर्थ पर क्या करूँगी मेराम? उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मेराम को लगा वो रोना चाह रही है। वो अपनी नादानी में मेराम को खुद से बांध तो चुकी थी और ख़ुद भी उससे बंध चुकी थी। मेराम इससे पहले कभी इतना बेबस और फैसला लेने में देर नहीं करता था, लेकिन वो सफ़र का इरादा करने के बाद भी कश्मकश का शिकार था। मेरे बगैर तुम्हें बहुत कुछ करना है इस अर्थ पर। हर जगह मेराम का साथ नहीं हो सकता राया। हाँ, मैं अकेले सब हैंडल करना आना चाहिए। जब भी कभी मुश्किल में हो, जो दिल में आए कर गुजरो, बात का बाद में देखा जाएगा। डरो नहीं, मेराम ना होते हुए भी हमेशा तुम्हारे साथ ही होगा, ट्रस्ट मी। वो उसके सफ़ेद रुई के गाले की तरह नर्म हाथों को लबों से लगा गया। वो राया के मामले में बेइख्तियार था और उसे अपनी बेइख्तियारी पसंद थी। कम अज़ कम वो उसे याद करके सुकून तो लेता था। एमा की आंखों में झांका, जहाँ अभी भी उसके जाने पर परेशानी दिखाई दे रही थी। ट्रस्ट में जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो उसे यकीन दिला रहा था या खुद को मेराम समझ नहीं पाया। दिल तो जाने पर वैसे भी रजामंद नहीं था। एमा ने उसके बाय के जवाब में बाय भी नहीं कहा था, बल्कि नाराज़ होकर मुंह फुलाती उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई थी। मेराम ने लब भींचकर दरवाजे को देखा। वो उसे नाराज़ करके नहीं जाना चाहता था। सुर्ख आंखें लिए मेराम पलट आया और कोकी को एयरपोर्ट पर आने का कहकर सर्द तासुर से निकल गया। पीछे मारूद चाचू को बाय करता रह गया। वो तीनों भी मेराम के सर्द तासुरात देखकर हैरान हुए थे। वो एमा से मिलने गया था तो अच्छे मूड में थे, लेकिन इतना बुरा मूड लेकर वापस लौटा था। सर, मुझे मालूम हुआ है इस हाथ वापस आ गया है और आते साथ ही काम भी शुरू कर दिया है और न्यू प्रोजेक्ट कर रहा है। आपसे रेस लगाने की कोशिश में है उसकी। कोकी मुसलसल उसे इन्फॉर्मेशन देता बोलते हुए खोए खोए से मेराम को देख रहा था। वो इस वक्त कनाडा के शहर ओटावा के एयरपोर्ट पर मौजूद था। सर्द सी हवा ने उनको अपनी लपेट में लिया था। इस हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोकी, इतनी टेंशन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मेराम ने मुस्कुराकर कोकी को देखकर दिलासा दिया, जो उसकी फिक्र में घुल रहा था। इस हाथ की दुश्मनी मेराम के साथ कोई ढकी छुपी नहीं थी। सब जानते थे वो किस कदर मेराम से जेलस फील करता है। जब मेराम मॉडलिंग की फील्ड में नहीं आया था, हर एक की ज़ुबान पर इस हाथ का नाम था, लेकिन कोई भी नाम हो, कुछ दिन के बाद अपनी पहचान खो देता है। न्यू आने वाले लोग अपने टैलेंट और आवाम की पसंद से जल्दी अरूज हासिल कर लेते हैं, जो कि मेराम ने भी कर लिया था। फिर भी सर, आप जानते हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोकी ने उसे मोहतात करना चाहा, लेकिन मेराम सीरियस होने के मूड में नहीं था। सर्दी की वजह से लॉन्ग कोट पहना हुआ था। वहाँ से कैब में मैनेजमेंट की जानिब से दिए गए होटल में पहुँचे। दूसरे दिन से उन्हें अपने काम पर पूरी तवज्जो देनी थी। मेराम रूम में आने के बाद फ्रेश होते साथ ही आईपैड लेकर बैठ गया। अपना अकाउंट ऑन किया तो सामने एमा की काफ़ी पिक्चर्स थी। मेराम शाज़ो नादर ही अपना अकाउंट ओपन करता था, लेकिन आज फ्री था तो ओपन कर लिया। मेराम के फॉलोइंग में सिर्फ एमा ही थी और यह काम एमा ने खुद किया था। मेराम को याद आया उसने खुद ही कुछ दिन पहले मेराम के अकाउंट से अपना अकाउंट फॉलो किया था और एमा के फॉलोइंग में मेराम और कुकी थे, जबकि फॉलोवर्स में भी यही दोनों थे। 20 के करीब पिक्चर थीं। सब पर कोकी का लाइक मौजूद था। बरका की बर्थडे वाले दिन की भी पिक्चर थी। ये उसने कब ली थी मेराम नहीं जानता था, लेकिन पिक्चर में कोकी और एमा थे। अपने आप से उलझी हुई एमा उस ड्रेस में शदीद परेशान थी। मेराम मुस्कुरा दिया
और उसकी पिक्चर पर फ़ौरन लाइक दिया। कुछ पिक्चर्स हुंसल के साथ थीं, कुछ बरका मारूद के साथ। मेराम ने अपनी फॉलोइंग लिस्ट से वीरा को निकाल दिया था। उसके फॉलोअर्स में वीरा तो पहले भी नहीं थी। उसे किसी को रखने का शौक़ भी नहीं था, लेकिन अब एमा थी। पहले ज़बरदस्ती से थी, लेकिन अब मेराम को उसकी पिक्चर्स देखना अच्छा लग रहा था। कुछ पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पास सेव कर लिए थे। इन 20 पिक्चर्स को मेराम 1 घंटे तक देखता ही रहा था। न आंखें थक रही थी, ना ही दिल भर रहा था। पता नहीं एमा ने कौन सा सहर उस पर फूंक दिया था, जिससे आज़ादी अब शायद ही मेराम के बस में थी। नज़ारिया, मुझे एमा राया को अपने एक दोस्त के पास ले जाना है। उसकी मदर बीमार है और एमा राया कुछ वक्त के लिए उनका काम कर देगी तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। शहरियार ने सुबह नाश्ते के टेबल पर जाने से पहले नज़ारिया से बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए, बेचारगी जाहिर करते हुए उसे घर से बाहर ले जाने का रास्ता ढूंढा। ओह, सो सैड। मैं बात करती हूँ एमा राया से, देखते हैं वो क्या कहती है। आजकल तो सही से दिखाई भी नहीं देती, पता नहीं किससे छुपी रहती है। नज़ारिया को याद था शुरू के दिनों में जब वो जब भी उसके साथ होती थी तो बस बोलती ही रहती थी, लेकिन अब कुछ दिन से बात तो दूर की बात थी, घर में रहकर शक्ल भी नहीं दिखाती थी। शहरियार ने सुना तो लबों को मुस्कुराहट में ढाला। उसे मालूम था वो उससे ही छुपी फिरती है। मेराम नहीं था, रास्ता साफ था। उसके आने से पहले पहले शहरियार को अपना काम करना था, वरना उस शेख की अमाउंट लौटाना शहरियार के बस की बात नहीं थी। अपना बिजनेस, घर, गाड़ी सब बेचकर भी वो रकम अदा नहीं कर सकता था। शहरियार ने एमा को ले जाने पर नज़ारिया की आमादगी जाहिर होने पर लंबी सांस ली। हाँ पूछ लो, बल्कि मेरा जिक्र नहीं करना, कह देना तुम्हारी दोस्त है, और मैं एड्रेस दे दूँ तो ड्राइवर के साथ भेज देना। मैं नहीं चाहता अपनी मुलाजमा से अपने नाम से फेवर लूँ, ये मुझ पर सूट नहीं करता। शहरियार ने उसे अपने हिसार में लेकर बात को घुमाकर पेश किया कि नज़ारिया को शक भी ना हो सके। डोंट वरी, मैं एमा राया से आज ही बात करूँगी, भेजना कब है? नज़ारिया ने मुस्कुराकर टाई ठीक करके इत्मीनान दिलाते हुए टाइम टेबल पूछा। कल शाम में भेज देना, लोकेशन सेंड कर दूंगा मैं, माई ब्यूटीफुल वाइफ। मुस्कुराकर लहजे में चाशनी समोए शहरियार ने कहा तो उसने सर हिला दिया। मारूद की आवाज़ पर दोनों दूर हुए। नज़ारिया उसकी बार बार मामा की पुकार पर कमरे से तेज़ी से निकली। उसे स्कूल की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, जिसके बायस वो गला फाड़ कर चिल्ला रहा था। अब बच कर दिखाओ एमा राया। अफसोस होगा मुझे, मैं नाकाम हो गया, लेकिन कम अज़ कम तुम मेरे काम तो आएगी। शहरियार ने ऑफिस बैग उठाते हुए सोचकर कहका लगाया। खबीस से मुस्कुराहट लबों पर समेटे वो अब नाश्ते में मसरूफ़ मारूद की बातें सुन रहा था, जिसे आज भी स्कूल नहीं जाना था बल्कि हुंसल के साथ खेलना था। मेराम का शूटिंग में दिल नहीं लग रहा था। स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ता भूल जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था उस जमा देने वाली सर्दी में ऐसी क्या बात महसूस हो रही थी जो वो भूले जा रहा था। लंबी सांस भरता कैमरामैन से एक्सक्यूज़ करता हुआ सामने मौजूद बेंच पर जा बैठा। लंबी सांस भरने के बाद वो आंखें मूंदे सोचने लगा उसे परेशान क्या बात कर रही थी। आंखों में एमा का बेबस चेहरा और बिखरे बालों वाला चेहरा लहराया तो मेराम की समझ आ चुका था, उसे एमा की फ़िक्र हो रही है। जल्दी से कोकी से अपना मोबाइल लेने के बाद एमा को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन वो आंसर नहीं कर रही थी। मेराम के दिल पर घोंसा सा पड़ा। वो बस एक बार अपनी आवाज़ सुना दे तो मेराम को शायद सुकून मुयस्सर आ जाता। मेराम ने 4-5 कॉल मिलाने के बाद मोबाइल सामने पटक दिया। सर, आपको कुछ बताना है। कोकी मेराम का परेशान चेहरा देखते हुए आगे बढ़ा। मेराम आंखें बंद किए लंबी सांस ले रहा था। सांस के साथ सर्दी के बायस धुआं सा निकल रहा था। कोकी, इस हाथ की बात नहीं करना मेरे सामने, वैसे ही मैं परेशान हूँ। मेरा बिल्कुल शूटिंग का मूड नहीं है, लेकिन काम मुकम्मल करना है। मेराम बेजार सा कहते हुए कोकी को अजहाद के जिक्र से बाज रहने की तंबी कर रहा था। नहीं सर, उसको छोड़े फ़िलहाल। वो एमआर आया ने मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे मोबाइल फ़ोन पार्सल करवा दिया। मुझे नहीं मालूम उनकी सैलरी कितनी है, लेकिन मोबाइल काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने कहा था मैं सैलरी मिलने पर ले लूँगा, लेकिन वो नहीं मानी। कोकी बताते हुए शर्मिंदा सा था कि वो एक लड़की से हेल्प ले रहा था, लेकिन ये हेल्प एमा ने खुद की थी, कोकी के मना करने के बाद भी। मेराम ने कोकी को खामोशी से घोरा, फिर पॉकेट में हाथ डालकर उसका मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल का ब्रांड देखकर अपने मोबाइल पर झुककर उसकी प्राइस सर्च करके मालूम किए, जो कि एमा की सैलरी के करीब करीब थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? कोकी, एमा की सैलरी तुम्हारे इस मोबाइल पर जा चुकी है। मैं क्या करूं इस लड़की का? कैसे समझाऊं इसे? हर दूसरे दिन कोई नई हमाकत कर देती है। अगर उसे पैसों की ज़रूरत हुई तो? उफ कोकी, तुम मुझसे कह देते यार। मेराम परेशानी से माथा मसलता हुआ कोकी को देखकर कह रहा था, साथ यहाँ पर चंद दिन और रुकने का सोचने पर लब खींच गया था।
वो कैमरामैन के बुलाने पर तासुब से कोकी को देखकर आगे बढ़ा। कोकी बिला वजह ही शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़े जा रहा था, यूँ जैसे एमा ने उसे मुतालबा किया हो उसे मोबाइल की ज़रूरत है। मेराम 1.5 घंटे बाद फ्री होने के बाद कॉफ़ी ब्रेक पर लब सिए बैठा हुआ था। अचानक उसका मोबाइल चिंगाड़ उठा। राया, तुम ठीक हो? एलिना नाम की कॉल मोबाइल पर जगमगाई तो मेराम ने फ़ौरन लपक कर कॉल रिसीव करते हुए बेचैनी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, काम कर रही थी, अभी फ्री हुई हूँ तो देखा तुम्हारी मिस कॉल्स थी। खैरियत? वो खफा सी आवाज़ में बात करते हुए मेराम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। राया, तुम्हें नाराज़ होना नहीं आता? फिर भी कोशिश जारी रखो, अच्छी लगती हो। हाँ खैरियत ही है, बस मुझे फ़िक्र हो रही थी, अगर तुम उस दिन के बारे में बताना चाहो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेराम को जानने की आज भी उतनी ही बेचैनी थी जितनी उससे उसके हुलिये पर हुई थी। उस बात को छोड़ो, मैं सब हैंडल कर सकती हूँ, जल्दी बात करो, नज़ालिया बुला रही है मुझे। एम्मा ने फिर मुसफ़रा के कमरे में झांक कर पुकारने पर मेराम को कहा। ओके तुम अभी जाओ, मैं रात में बात करता हूँ फ्री होकर, और कुछ तुम्हारी क्लास भी लेनी है। मेराम ने कहने के बाद बाय कहते कॉल काट दी। लबों पर मसरूर से मुस्कुराहट अब रक्सा थी। कोकी देखता मुस्कुराकर अपने मुंह पर हाथ रख गया। जो बातें मेराम नहीं समझ पा रहा था, शायद वो कोकी की मुस्कुराहट वासिया कर देती और कोकी को जॉब से फायर। आइंदा कोई बात एमा राया के मुतालिक हो तो मुझे लाजमी बताना कोकी। मेराम ने कोकी के कंधे को थपथपाकर कहा तो वह सर हिला गया। मेराम अब पूरी तरह मुतवज्जा होकर शूट्स दे रहा था। सब मुतमईन से उसके रिलैक्स होने पर काम में लग चुके थे। कोकी अपने मोबाइल को देखता हुआ समझ नहीं पा रहा था एमा से खुश हो या नाराज़। काम बिल्कुल तवक्का के बरक्स करती थी। नज़ालिया के बुलाने पर एमा नज़ालिया के रूम में चली आई थी। इस वक्त नज़ालिया अपनी जॉब से वापस लौटी थी। हुंजल को हाथों में उठाए वो उसके पैगाम पर वहाँ चली आई थी। सामने शहरियार बैठा बज़ाहिर लैपटॉप पर झुका हुआ काम में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। आज वो काफ़ी जल्दी लौट आया था, साथ नज़ालिया को भी पिक कर लिया था। एमा राया, तुमसे एक फ़ेवर चाहिए, मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। नज़ालिया ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बात का आगाज़ किया। जी हाँ, मैं अगर मदद कर सकी तो ज़रूर करूँगी। एमा ने शहरियार की जानिब एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की गलती नहीं की थी। वो सामने सोफे पर पाँव फैलाए बैठा था, जबकि नज़ालिया और वो बेड पर बैठी हुई थी। तुम्हें मालूम है एमा राया कि हम तुम्हें मुलाजिम के साथ साथ इस घर का फ़र्ज समझते हैं, और मेराम तो काफ़ी परवाह भी करता है तुम्हारी। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक दोस्त के घर कुछ दिन तक जॉब कर लो, बस थोड़ा बहुत काम है। उन्हें ट्रस्ट वर्दी मुलाजमा चाहिए। घर में बस माँ बेटा और बहू हैं, उनकी मदर बीमार हैं, तुम्हें उनके साथ रहना है बस। नज़ालिया ने आराम से बात बताने के बाद एमा को देखा जो कुछ सोच रही थी। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। जाना कब है? नज़ालिया को जवाब देकर एमा उठ खड़ी हुई। कल जाना है, आराम से शाम तक। मैं ड्राइवर के साथ ड्रॉप करवा दूँगी और जब लाना होगा बता भी दूँगी। असल में उनकी बहू मेरी दोस्त है और वो जॉब करती है, तो मैं उनके मदर के पास जब तक रहना है जब तक वो वापस जॉब से नहीं आ जाती। ठीक है, यहाँ की फ़िक्र नहीं करना। नज़ालिया ने अपने नर्म लबों लहजे में उसे समझाते हुए पूरा यकीन दिलाया। जानती तो वो खुद भी नहीं थी वो किस खतरनाक झूठ का हिस्सा बन चुकी थी। ठीक है, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं सब हैंडल कर लूँगी। एमा मुस्कुराकर नज़ालिया को देखकर कहती कमरे से चली गई। नज़ालिया का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। ओह माय लव, यू आर टू मच इंटेलिजेंट, शहरयार ने बैठे बैठे कहते हुए उसे अंगूठा दिखाया। यह सब शहरयार की पढ़ाई की पट्टी थी जिसे नज़ालिया बिना सोचे समझे फॉलो कर रही थी। एमा राया, क्या आप वहाँ जाएंगी अगर कोई मसला हुआ तो? हुंजल और एमा इस वक्त रात का खाना खाने के बाद रूम में लेटे हुए थे। अगर हुआ तो मैं हैंडल कर लूँगी। नज़ालिया पर तो यकीन किया जा सकता है हुंजल, यूँ सब बदगुमान नहीं हो। एमा को अफसोस हुआ शहरयार की वजह से नज़ालिया से भी बदगुमान हो रही थी। एमा राया, सब छोड़ें, ये बताएं कि आपने मेराम की मेमोरी लॉस की है? हुंजल ने पूछने के बाद एमा के हाँ में हिलते हुए सर को देखा। जब ही मेराम को नहीं याद कि आप अचानक गाड़ी के सामने आई थी, फिर रुंग ढूंढने यहाँ आई थी। अच्छा है ख़त्म कर दी है ये यादें, वरना वो खुद को पागल समझने लगते। हुंजल को एमा का यह काम पसंद आया था। हाँ, वो खुद को साइको पेशेंट समझ रहा था, इसलिए सब दिमाग से निकालना पड़ा। अब वो रिलैक्स है, बस उस दिन मुझे देखकर फ़िक्र कर रहा है। मैं सच नहीं बता सकती हुंजल, यहाँ सच की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे झूठ बोलकर धोखा मिल जाए, लेकिन सच सुनकर यकीन नहीं करते यहाँ के लोग। एमा ने अफसुर्दगी से इंसानों के देखे जाने वाले एक और अमल पर मुंह बसूरा था।
हर दूसरा इंसान एमा को झूठ बोलता हुआ मिला था। एमा इंसानों जैसी मखलूक से बदजन हो रही थी। अचानक मेराम की कॉल आने लगी तो उन दोनों की बातों का तसलसल टूटा। खाना खाया तुमने? कॉल पिक होने के साथ मेराम उतनी तेज़ी से बोला था जैसे एमा कॉल ही काट देगी। खा लिया है लेकिन पेट नहीं भरा। उसे वाकई दोबारा भूख लग रही थी। तो दोबारा खोलो या ऑर्डर कर लो। मेराम ने हल पेश किया। हाँ लेकिन नीचे जाने का मूड नहीं है। एमा ने ऐसे कहा जैसे खाना अपने लिए नहीं मेराम के लिए ला रही हो। ऐसा करो मेरे रूम में जाओ, वहाँ अलमारी में ड्राई फ्रूट्स के जार होंगे, वो ले आओ और आराम से खाती रहना। मेराम को अचानक याद आया उसकी अलमारी में ड्राई फ्रूट्स का ढेर रखा हुआ था, जिसे वो कम ही खाता था लेकिन रखता लाजमी था। अपने लॉक का पासवर्ड तो बताओ। वो गायब होती जाने का सोच रही थी लेकिन अक्ल का उसने सही वक्त पर इस्तेमाल कर लिया था। वो पासवर्ड बताने के बाद कुछ देर इंतज़ार करता रहा। एमा 5 मिनट बाद 4 जार बड़े बड़े लेकर अपने रूम में आते हुए खुश थी। मिल गए मुझे, एमा ने चहकती हुई आवाज़ में बताया तो मेराम भी हंसने लगा। कोकी को मोबाइल क्यों दिलाया राया? तुम अब पैसे कहाँ से लाओगी अपने खर्च के लिए? मेराम ने अचानक याद आने वाला सवाल किया जो वो पहले भी पूछना चाह रहा था। उसके पास इतनी अमाउंट नहीं थी और मैं पैसों का क्या करती इसलिए उसे इस्तेमाल में ले आई। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो तब देख लूँगी। अम्मा ने बेनियाजी से कहकर कंधे उचकाए। मेराम कुछ कह नहीं सका। ये बात वो सामने बैठकर ही समझाएगा या उसे कोई हालत दरपेश आए तो समझ आए। कुछ इधर उधर की बातों के दरमियान ही एमा सो चुकी थी। मेराम ने मुस्कुराकर मोबाइल देखा, फिर कॉल काट दी। फिर पुरसकून सा लेटते हुए सोचने लगा एमा को क्या क्या समझाना था उसे। एमा दूसरे दिन शाम में नज़ालिया के कहने पर उसके दिए गए एड्रेस पर ड्राइवर के साथ पहुंच चुकी थी। ड्राइवर बड़े से होटल के गेट पर छोड़कर चला गया था। उसके हाथ में रूम नंबर था जिस रूम में उसे जाना था। हुंजल को वो घर ही छोड़कर आई थी। नज़ालिया ने ही उसे ये करने के लिए कहा था और आइंदा के लिए उसे ताकीद की गई थी कि उसके बच्चों से हुंजल को दूर रखे, क्योंकि बिल्ली के बाल बच्चों के लिए मुज़र सेहत हैं। ये बात नज़ालिया को अब याद आई थी जब मारूद बीमार हो चुका था। एमा ने इस बात पर शुक्र अदा किया था कि हुंजल के बच्चों से जान छूटी। वही हुंजल भी खुश हुई थी, उसे एक कमरे में रहने से कोई मसला नहीं था। एमा ने आलीशान सादा होटल देखते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो इस वक्त बालों को अध खुले छोड़े हुए, ग्रे टी शर्ट पर ग्रे पैंट पहने, पाँव में जूते पहने हुए थी। अलबत्ता चेहरे पर मेकअप की कोई भी चीज़ लगी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। काउंटर से रूम का मालूम करने के बाद वो लेफ्ट से रूम के दरवाजे तक आ चुकी थी। दरवाजे पर बेल बजाई तो वो खुल गया लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। एमा ने जैसे ही अंदर कदम रखा किसी ने उसके मुंह पर चादर डाल दी थी। एमा उस चादर को हटाने की कोशिश में नाकाम ठहरी थी। चादर को 5 आदमियों ने एमा समेत पकड़ा हुआ था। वो उसे हिलने का भी मौका नहीं दे रहे थे। ओके शेख साहब, मैं चलता हूँ। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ। शहरयार जो एमा के आने के इंतज़ार में वहीं मौजूद था, कहते हुए शेख से हाथ मिलाकर एक नज़र एमा पर डालकर चला गया। शेख भी कुछ ऑर्डर्स अपने चमचों को देकर चलता बना। एमा के मुंह पर से चादर हटा दी गई थी और वो 5-6 आदमी उसे घसीटते हुए बेड पर धकेल गए थे। एक आदमी ने जल्दी से सिरिंज तैयार की, उसमें बेहोशी का महलूल था। एमा के बाजुओं को 4 आदमियों ने थामा और एक ने उसके बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। एमा मचलते हुए उनके कब्जे से निकलना चाह रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। वो भी उसकी मुज़ाहमत पर उसे पकड़कर बेहोश करने की लगातार कोशिश करते हुए इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहे थे। बाजू 10 इंजेक्शन लगने के बाद दुखते हुए अच्छा खासा सूज चुका था, साथ काला सा निशान भी बन गया था। लेकिन वो एमा के बेहोश ना होने पर हैरत में घिरे हुए उसे आंखें फाड़कर देखकर अब उससे खौफज़दा हो रहे थे। नॉर्मल इंसान एक इंजेक्शन पर बेहोश हो जाता है और वो मुसलसल 10 इंजेक्शन लगने के बाद भी आंखें फाड़े बैठ पड़ी हुई थी। एम्मा को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे अपने होशोवास में वो 500 देखकर अपने होश खो रहे थे। एम्मा हाथ को झटका देती उन्हें रोकने के साथ पावर्स यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ना ही उसकी पावर्स आज उसका साथ देने का इरादा रखती थी। एम्मा पर अब खौफ का गलबा तारी होने लगा था। वो कपकपाती ही उनके सख्त गिरफ्त से आज़ाद होने की हर मुमकिन कोशिश में थी। इतने में शेख फिर इस कमरे में दाखिल हुआ। कमीनो, उल्लू के, तुमसे एक लड़की संभाली नहीं जा रही है। वो उर्दू में गालियाँ देने के बाद अब अपनी मुकामी ज़ुबान में आगे बात कर रहा था। तुम 5 दफ़ा हो जाओ कमरे से, शक्ल गुम करो, ये लड़की अब मेरे कब्ज़े में है। वो मसरूर सा खबासत से मुस्कुराते हुए एमा को देखकर शौक हुआ। उन आदमियों को गाली देने के बाद कमरे से चलता किया। एमा खूंखार नज़रों से उसे घूरती हुई उसकी गालियों का मतलब समझ रही थी।
उसे लग रहा था उसमें कोई बात हाइड है। ओ लिटिल गर्ल, तुम में नींदें उड़ाने की सलाहियत मौजूद है। वो अपनी ज़ुबान में कहते हुए उसके पास आगे को आया। वो बेड पर से उठने लगी, अपनी उंगलियों को झटकते हुए गायब होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पावर्स महलूल के सबब कमज़ोर हो गई थी। बहुत दर्द हो रहा है मेरी जान को, वो पूछते हुए एमा के बिल्कुल नज़दीक आन पहुंचा था कि एमा को गर्दन ऊपर की जानिब उठाकर उसको देखना पड़ रहा था। अचानक ही एमा ने एक आम इंसान का तर्ज अमल अपनाते हुए उसके बाजुओं में दांत काट दिए। छोड़ छोड़ मुझे, दिखने में इतनी छोटी सी और दांत मगरमच्छ की तरह हैं। वो शेख चीखते हुए छुड़वाने की कोशिश में हल्कान होता एमा को बालों से खींच रहा था। एमा के पास अपने हाथ पांव और सेल्फ डिफेंस के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मुझसे धोखा करोगे? मुझसे? तुम इंसान हो ही खुदगर्ज। तुम जैसे इंसान को मैं बर्फ़ का बनाकर जमा दूँ। तुम जैसे इंसानों को मैं। वो बोलते हुए अब उसके लंबे बाल पकड़कर मारने लगी थी। गुस्से से आंखें लाल हो रही थी, हाँफती हुई मुसलसल बोलती मारे जा रही थी। अचानक से वो 5-6 आदमी अंदर दाखिल हुए और एमा को काबू में करके वो शेख अपनी हालत और मुंह से टपकते खून को देखकर शदीद गुस्से में आ गया और एमा का सर गुस्से से दीवार में दे मारा, जिससे उसका सर बुरी तरह चकराया था। अलबत्ता खून नहीं निकला था। रखो उसे पूरा 1 दिन भूखा, सारी अकड़ निकल जाएगी। हराम के पैसे नहीं दिए थे मेरे पास जो तेरे मालिक को दिए हैं। अपने पैसों की कीमत वसूलूंगा ज़रूर। तन फन करता इस लड़ाई में उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो एमा पर एक कड़ी नज़र डालकर बाहर निकल गया। बाकी मौजूद आदमियों ने उसका हाथ बांधने के बाद उसे कुर्सी से बांधते हुए साथ मुंह में बांध दिया था। वो बेबस सी सरदाएँ बाएँ करती अपनी पावर्स का मुसलसल इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आज उसकी बुरी किस्मत उन पावर्स पर हावी ठहरी थी। मेराम एमा को मुसलसल कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। मजबूरन मुंह बनाकर मेराम को बैठना ही पड़ा। इतनी दूर आने के नुकसानात का अब अंदाज़ा हो रहा था, या शायद जब वो एमा के पास पहुंचता तो उसे अंदाज़ा होता वो कितना बड़ा उसे नुकसान खुद से दूर रखकर दे गया था। मेराम मोबाइल को हाथ में थामे मुख्तलिफ सोचों को झटकते हुए उठ खड़ा हुआ। नज़ालिया को कॉल मिला, जिस पर उसने मोबाइल स्पीकर पर डाल दिया। साथ शहरियार भी बैठा मेराम की आवाज़ सुन सकता था। सलाम दुआ के बाद मेराम असल कॉल करने की वजह की जानिब आया। राया कहाँ है? कॉल नहीं उठा रही है। खैरियत तो है, इस वक्त रात हो रही है और वो बिल्कुल फ्री होती है। मेराम सामने लगी अपने कमरे की दीवार पर टाइम देखकर अंदाज़ा लगाते हुए नज़ालिया से पूछ रहा था। वो असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है, ज़ुकाम हो रहा है उसे। नज़ालिया ने शहरियार के बोलने पर न समझी से उसे देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में शहरियार के अल्फाज मेराम को पहुँचा दिए। ध्यान रखें भाभी, उसे उसके घर पहुँचाने तक मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मेडिसिन दें और कहीं आराम करे, ज़्यादा काम भी ना करवाइएगा उससे। मेराम परेशान सा उसकी फ़िक्र में घुलते हुए अपनी भाभी को हदायत दे रहा था। नज़ालिया बेचारगी से सुनी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था शहरियार ने उससे झूठ क्यों बुलवाया था, लेकिन वो मजबूरी में वही कर रही थी जो शहरियार चाहता था। तुम फिक्र नहीं करो, कल तक ठीक हो जाएगी तो कहोगी तुमसे बात कर लेगी। मैं अब रखती हूँ फ़ोन। मारूद को भी बुखार है, डॉक्टर का कहना है बिल्ली के बालों से एलर्जी हुई है और कुछ मौसम का भी असर है। हुंसल काफ़ी समझदार है, एक बार मना करने पर दोबारा बरका मारूद के पास नहीं आई है। नज़ालिया ने कहते हुए मारूद को देखा जो अब पुरसुकून सा सो रहा था, वरना तबीयत ख़राब ने उसका बुरा हाल किया हुआ था। हाँ, वो बातों को समझती है। आप मारूद का ख्याल रखें। से यूँ फिर बात होती है और मारूद से कल वीडियो कॉल पर बात करता हूँ। मेराम ने इख्तितामी कलामात अदा करके कॉल काट दी। लंबी सांस लेता बेड पर नींद दराज हो गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कॉफ़ी का ऑर्डर देकर मेराम कॉफ़ी का इंतज़ार करते हुए एलईडी ऑन कर गया। सोचों से बचने का अब एक यही हल था। अब मुझसे इतने झूठ क्यों बुलवा रहे हैं शहरियार? एमआरआई का बता भी देता तो मेराम ने कौन सा हमें सूली पर लटका देना था। नज़ालिया मेराम से बात करने के बाद खफा से शहरियार को इतना झूठ बोलने और उससे बुलवाने पर खफा हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा भाई कभी भी एमआरआई को दूसरों के घर काम करने के लिए नहीं भेजेगा। किसी की हेल्प करना कितना अच्छा काम है, लेकिन मेराम को फ़ौरन फ़िक्र लग जाएगी और एमआरआई अपनी मर्ज़ी से गई है और वहाँ रुकी भी मर्ज़ी से है, तो हमारा क्या कसूर इसमें? हमने सिर्फ एक फ़ेवर ही लिया है। शहरियार जितने आराम से अपने गुनाहों को छुपा रहा था, सारी बात वो एमआरआई पर डाल गया था। नज़ालिया ने उसे घूर कर देखा। आपने झूठ बोलकर भेजा है उसे। मैं बता रही हूँ अब मज़ीद झूठ नहीं बोलूँगी। नज़ालिया ने इसे खफा नज़रों से देखकर वार्निंग देने वाला अंदाज़ अपनाया। ठीक है, वो कुछ दिन तक आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मैं सब हैंडल कर लूँगा। डोंट वरी बेगम, इतना नहीं सोचते। नज़ालिया को करीब किए शहरियार ने मुस्कुराकर उसे देखकर इत्मीनान दिलाया।
जल्दी ले आए अमर आया को, इससे पहले मेराम आ जाए और अपनी भाभी को झूठों की फहरिस्त में शामिल करे। नज़ालिया झूठ बोलते हुए डर रही थी, ख़ासतौर पर मेराम से। एक बार उसका भरोसा किसी पर से उठ जाता था तो मुश्किल से मेराम बात करता था। यहाँ तो भाभी के रिश्ते का सवाल था। नज़ालिया ने उसके इत्मीनान पर अफसुर्दगी से अपना सर शहरियार के सीने में छुपा लिया था। शहरियार सब प्लान तैयार कर चुका था। वह जब वापस आएगी तो शहरियार उस पर ही इल्ज़ाम लगाएगा और भारी अमाउंट उसके कमरे में रख देगा। साथ उसे लालची करार देकर मेराम का एतबार ही उस पर से उठवाएगा। सब प्लान तैयार था और बहुत चालाकी से सब शहरियार सेट भी कर चुका था। बस उस प्लान पर अमल करना बाकी था। एमआरआई मुसलसल भूख से तड़पती हुई चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए हाथों को झटका देती, लेकिन पावर्स का इस्तेमाल अभी भी नहीं हो पा रहा था। वो बेबसी की इंतहा पर खुद को महसूस करते हुए सर और बाजू के दर्द पर लब भींचे हुए थी। आंखों में सुर्खी सी झलक रही थी। ऐसा लगता था आंखों से अभी खून टपक पड़ेगा। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई चलता हुआ उसके सर पर पहुंचा। अकड़ निकल गई या अभी भी बाकी है? वो मुस्कुराहट उछालता हुआ सवाल करता उसे बेबस देखते हुए खुश था, जो कल तक उस पर हमला आवर हो रही थी। मुंह से कपड़ा हटाते अपना हाथ उस तक ले जाने ही लगा था कि अम्मा ने ज़ोर से पैर उसके पैर पर मारा। वो बिलबिलाता हुआ पीछे को हुआ। इतनी बेबसी में भी इतनी अकड़। वो दोबारा संभल कर उस तक पहुंचा और एक चमाट उसके बाएं गाल पर लगाया। एमा ने उस चमाट खाने के बाद भी घूरा था। उसकी आंखें देखकर सामने मौजूद शेख के पसीने छूट गए थे। उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान बनने के बजाय काले बन गए थे। शेख हवास बाख्ता सा उसे देखने लगा। उसकी सफ़ेद जिल्द पर यह निशान कुछ ज़्यादा ही वाज़ेह और नुमायाँ हो रहे थे। मैं इंसान ही हूँ जो तो कुछ भी करोगे बर्दाश्त कर लूँगी। मैं जो हूँ अभी तुम उससे वाकिफ़ नहीं हो। तुम जैसे गलीज़ इंसानों को मार ही देना चाहिए। एमा ने कहते हुए कुर्सी को पूरी ताकत लगा कर झटका दिया। कुर्सी टूटकर दूर जा गिरी। शेख बद हवासी में इधर उधर भागता हुआ दरवाजे की जानिब दौड़ा। क्या हुआ? इधर आ, जिस काम के लिए पकड़ा है वो कर। आ ना। एमा ने आगे बढ़ते हुए उससे कहा तो अचानक वो पलटकर एमा पर हमलावर हो गया। एमा का जिस्म कमज़ोर पड़ चुका था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी जितनी वो मुसलसल इस्तेमाल कर रही थी। अचानक वो शेख एमा पर भारी पड़ने लगा। एमा नीचे जा गिरी और जैसे ही शेख को मौका मिला एमा को फर्श पर बालों से घसीटने लगा। एमा तड़प सी गई और हाथ मारते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्या कह रही थी अभी? हाँ, मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ, भले देर से ही क्यों ना करूँ। दोनों हाथों को सख्ती से अपने हाथों में लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उस छोटी लड़की की ताकत के आगे वो तवाना मर्द कमज़ोर पड़ रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे शेख के होश ही उड़ गए थे। वो चौंक कर सामने एमा के पेट पर बैठी बिल्ली को देखकर हड़बड़ा गया। वह अचानक वहाँ कैसे आई थी? शेख एमा को छोड़कर पीछे हुआ। एमआरआई पावर्स का इस्तेमाल कब करेंगी आप? हुंजल ने एमा की हालत पर उसे देखते हुए पूछा, जिस पर एमा उठ बैठी। इन लोगों ने सुई लगाई है, अब अगले 7 दिन तक मैं पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती हुंजल। एमा ने कहते हुए हुंजल को अपनी बाहों में भरा। इस वक्त उसका आना एमा के लिए नई ज़िंदगी देने जैसा था। बहुत मुश्किल से पावर्स का इस्तेमाल करके आप तक पहुंची हूँ। इसका क्या करें ताकि हम यहाँ से जा सकें? नहीं तो अचानक हमें अपनी आंखों के सामने से गायब देखकर ये शेख मर ही न जाए, बुढ़ा ना हो तो। हुंजल ने तपे तपे अंदाज में कहकर शेख को घूरा, जो हालात और हुंजल के अचानक आने को समझते हुए हैरान परेशान था। सब खिड़की दरवाजे बंद थे, वो वहाँ कैसे आई थी? कमीने, तुझे तो मैं। एमा ने सुने जाने वाला लफ्ज़ उस पर दोहराते हुए ज़ोरदार चमाट उसके दाएं बाएं गालों पर रसीद किया। वो 2 चमाट पर ही अधमुवासा होकर वहीं गिर पड़ा। चले अब पावर से चलते हैं, हुंजल ने कहकर अपनी नीली आंखें काली आंखें में बदली और वो वहाँ से दोनों गायब हो गए। हुंजल की पावर्स उन्हें ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकी थी, इसलिए वो घर और होटल के बीच में एक बड़े से मकान के आगे पहुंची थी। रात का अंधेरा 400 फैल चुका था, सिर्फ गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। अलबत्ता वहाँ कोई इंसान चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा था। हुंजल, कब तुम बड़ी होगी और पूरी पावर्स तुम्हें मिलेंगी? मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हारी पावर्स तो हमें बीच में लटका देती हैं। एमा काफ़ी नाशुक्री से हुंजल को बातें सुना रही थी। एमआरआई, ये मत भूलें आपको वहाँ से मेरी ये कमज़ोर पावर ही निकाल कर लाई हैं। शेख ने आपके साथ कुछ गलत ही करना था। हुंजल को एमा का नाशुक्रापन एक आंख नहीं भाया था। क्या करता वो शेख? यहाँ के लोग अजीब हैं। जो शहरयार की आंखों में दिखाई देता था, मुझे वही उस कमीने की आंखों में था। लेकिन मेराम की आंखों में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे इन इंसानी आंखों के बारे में जानना होगा। लेकिन हुंजल, मैं चल नहीं सकती, मेरी हालत देखो। टी शर्ट की आस्तीनें फटी हुई हैं, इतने गंदे कपड़े हो रहे हैं, साथ बाल देखो, और मुझे भूख भी लगी है।
एमा बेचारगी से कहते हुए वही ज़मीन पर बैठ गई। हुंजल को वाकई एमा राया पर तरस आया। ज़मीन पर जिंदगी इस पर कितनी भारी थी। एक अपने घर अपनी जगह की ज़िंदगी थी। कभी कोई ऐसे हालात पैदा ही नहीं हुए थे। और करें पैसे खर्च। अगर अभी आपके पास पैसे होते तो हम किसी गाड़ी में मेराम के घर तक पहुंच सकते थे। मैं दोबारा अपनी पावर्स इस्तेमाल करती हूँ। हुंजल तासुफ से उसकी कमकली पर मातम करते हुए दोबारा पावर्स यूज़ करने ही लगी थी कि उसने रोक दिया। नहीं हुंजल, मैं मेराम के घर वालों के सामने नहीं जाना चाहती। मुझे वहाँ शहरयार ने भेजा था। मैं मेराम को अब सब कुछ बता दूंगी। अगर उसने नहीं यकीन किया तो हम सैडो के पास चले जाएंगे, वहीं रहेंगे। वो छोटे लोग उन बड़े लोगों से अच्छे हैं। तो मेराम के घर के पास पहुंचकर पावर से मुझे मेरे कमरे में पहुंचा देना। एमा ने अपनी थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन हल ढूंढ ही लिया था। हुंजल सर हिलाते हुए अपनी काली आंखों को वापस से ब्लू किए एमा राया के साथ चलने लगी। एमा से चला भी ठीक से नहीं जा रहा था। आज उसे सही मानों में पैसों की कदर का और पैसों के होने का एहसास हुआ था। पास से गुजरते एक बुजुर्ग से टैक्सी ड्राइवर एमा के पास आकर अपनी टैक्सी रोक गए। बेटा, क्या तुम लोगों को कहीं जाना है? वो हमदर्दाना लहजे में पूछते एमा का बेहाल हुलिया देकर कुछ अंदाज़ा लगा चुके थे वो लड़की किसी मुश्किल में है। जी जाना तो है, लेकिन हम चले जाएंगे। एमा अब दोबारा किसी पर यकीन करने की गलती नहीं कर सकती थी। बेटा भरोसा रखो, मैं गलत इरादे से नहीं पूछ रहा हूँ। तुमसे चला भी नहीं जा रहा और रात भी देखो कितनी गहरी होती जा रही है। ऐसा करो, पीछे बैठ जाओ। किराए की फ़िक्र नहीं करो, कुछ काम इंसानियत के नाते भी किए जाते हैं। रोज़ी तो हर रोज़ ही हम कमा लेते हैं। उन्होंने नरम से लहजे में समझाते हुए एमा को देखा जो हुंजल को देख रही थी। चलते हैं एमा राया, क्या पता ये जो इंसानियत का दर्श दे रहे हैं वाकई अच्छे इंसान हों। और ये तो उस तवाना बुढ़े से ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम मिलकर इन्हें आसानी से चकमा दे सकते हैं। हुंजल सारा प्लान तैयार करके एमा से पहले खिड़की से छलांग लगाकर बैक सीट पर जा बैठी थी। एमा भी दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। 10 से 15 मिनट बाद उन्होंने बाहिफाजत दोनों को मेराम के घर के गेट पर पहुंचा दिया था। शुक्रिया अंकल, आप अपना एड्रेस बताते, जैसे ही पैसे होंगे हम आपको पहुंचा देंगे। एमा ने शुक्रिया अदा करने के बाद एहसान को उतारने का सोचते हुए पूछा। बेटा, कुछ हमदर्दी बिना पैसों की अच्छी लगती है। उन पैसों से मेरी तरफ से तुम कुछ खा लेना। इससे पहले एमा मज़ीद बहस करती वो गाड़ी आगे भगा ले गया और हुंजल ने एमा को उसके रूम में पहुंचा दिया था, जहां दोनों ने पहुंचकर सुकून का सांस खारिज किया। एमा 2 दिन जिस अजाब में रही थी वो कभी नहीं भूल सकती थी। उसके बाजू और गाल पर अभी भी काले निशानात मौजूद थे। मेराम के घर वालों को बिना कोई आहट दिए वो वहाँ बाहिफाजत पहुँच चुकी थी।